राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, इस चैनल पर मैं आपके लिए हर रोज़ एक न एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आता रहता हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूँ वो कहानी एक घमंडी राजकुमारी की है और एक नुकीली जो ठोड़ी वाला राजा था उसने किस प्रकार से उसका घमंड चूर चूर किया। तो देखिए, इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा, तभी आपको पता लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा सुनने में। एक राजा था और उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, पर बहुत घमंडी और बदतमीज भी थी। उसे कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं आता था। राजा उसका विवाह करना चाह रहा था, पर वो घमंडी लड़की हर लड़के में कोई ना कोई कमी निकाल करके उसके जो विवाह का जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा देती थी। अब उसकी बदतमीजी से राजा बहुत परेशान हो गया था। उसने एक बार अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचने का इंतजाम किया और दूर दूर के राजा जो थे और राजकुमार थे, उनको जो विवाह के इच्छुक थे, उन नौजवानों को इस स्वयंवर के लिए उसने आमंत्रित किया। अब इन सभी नौजवानों को उनकी हैसियत के हिसाब से उनके स्थानों पर बिठाया गया। उसके बाद में उसने अपनी बेटी को उन राजाओं और राजकुमारों की सभा में बुलाया ताकि वो अपनी इच्छा से किसी को भी अपना पति चुन ले, जो भी उसको अच्छा लगे, पसंद आए। पर राजा को जब ये बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब उस लड़की ने क्या किया कि हर एक जो भी कोई उम्मीदवार था, विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया था, उनमें कोई ना कोई कमी निकालनी उसने शुरू कर दी। अब उसके लिए कोई तो बहुत ज़्यादा मोटा था, कोई बहुत ज़्यादा पतला था, कोई लंबा था तो कोई बहुत ज़्यादा छोटा था। किसी की शक्ल मरीज की तरह पीली थी तो किसी की तरबूज की तरह लाल थी। मतलब कहने का है कि इस तरीके से उस लड़की ने हर एक युवक में कोई ना कोई कमी निकाल करके और उन सभी से विवाह करने से इनकार कर दिया। और एक नुकीली ठुड्डी वाला जो राजा था उसका तो उसने काफ़ी अपमान किया। अब वो लड़की उस राजा को देख करके, इस राजा की ठुड्डी तो देखो, यह बोली, और ऐसी है ठुड्डी जैसे बत्तख की चोंच। इस प्रकार से उसने जो है उसका मजाक उड़ाया। अब वो बात जो राजा को बहुत बुरी लगी उसको। तो इस घटना के बाद में जो वो नुकीली ठुड्डी वाला जो राजा था उसका नाम ही नुकीली ठुड्डी वाला राजा पड़ गया। और उस राजा ने क्या किया कि उस राजा ने एक प्लान बनाया कि भाई मुझे इसको किसी भी प्रकार से इसकी जो बुद्धि है इसको ठीक करना है। अब राजा ने अपनी बेटी को जो सभा में आए हुए राजा और राजकुमारों को अपमान करते हुए देखा तो वो उस गुस्से से जो है लाल पीला हो गया और बोला, इस लड़की ने सभा में आए हुए सभी मेहमानों का बहुत निरादर किया है, इसलिए अब इसे उस भिखारी से विवाह करना पड़ेगा जो भीख मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर आएगा। अब इसके बाद उसने इस घटना के लिए सभी राजा और राजकुमारों से क्षमा मांगी और उन्हें आदर सहित उन्हें विदा किया। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद एक भिखारी गायक था, वो राजा के महल के सामने गाना गा कर के भीख मांगने आया। तो जैसे ही राजा ने उसका गाना सुना, उस भिखारी को उसने अपने महल में बुलवाया। तो वो मैले कुचैले कपड़ों वाला भिखारी जब महल में आया तो राजा बोला कि मुझे तुम्हारा गाना जो है बहुत पसंद है और मैं तुम्हें इसके बदले में अपनी बेटी उपहार में देता हूँ। आज से तुम ही मेरी बेटी के पति हो। अब राजा की जो बेटी थी वो ये बात सुनकर के बहुत हक्की बक्की रह गई और वो विवाह करने से इनकार करने लगी कि मैं इससे विवाह नहीं करूँगी। पर राजा बोला कि मैंने तेरे स्वयंवर वाले दिन कसम खाई थी कि मैं तेरा विवाह अपने दरवाजे पर आने वाले सबसे पहले भिखारी से करूँगा। आज मैं उसी अपनी कसम को पूरा कर रहा हूँ। अब राजकुमारी का तो रोना धोना शुरू हो गया, लेकिन उसका रोना धोना राजा के निश्चय को नहीं बदल सका।
राजा ने उसी समय राजपुरोहित को बुलवा करके और अपनी बेटी का विवाह उस भिखारी गायक के साथ में कर दिया। अब शादी के बाद में राजा अपनी बेटी से बोला कि अब तुम मेरी बेटी नहीं, एक भिखारी की पत्नी हो, और भिखारी की पत्नी इस महल में नहीं रह सकती। अब तुम्हें अपने पति के साथ यहाँ से जाना होगा। अब राजकुमारी को राजा की आज्ञा के अनुसार अपने पिता के महल को छोड़ करके अपने जो भिखारी पति था उसके साथ जाना पड़ा। उसे अपने पति के साथ पैदल ही चलना पड़ा, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी को कोई भी रथ या घोड़ा गाड़ी देने से साफ इनकार कर दिया कि मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगा। जब भिखारी पति के साथ वो एक जंगल से गुजर रही थी तो उस राजकुमारी ने धीरे से पूछा कि यह इतना सुंदर जंगल किसका है? यह जंगल नुकीली ठुड्डी वाले राजा का है। उस भिखारी ने कहा, अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये जो सुंदर जंगल है ये आज तुम्हारा होता। अब लड़की मन ही मन वो राजकुमारी पछताने लगी और बोली कि काश मैंने उस नुकीली ठुड्डी वाले राजा से शादी कर ली होती तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। अब जंगल से निकलकर दोनों एक बड़ी सी नगरी से गुजरने लगे। तो राजकुमारी ने भिखारी पति से फिर पूछा कि ये सुंदर सा नगर किसका है? तो उसके पति ने जवाब दिया कि ये नुकीली ठुड्डी वाले राजा का है। अब राजकुमारी ने फिर एक गहरी सांस भरी और बोली, काश मैं उस राजा से शादी कर लेती तो कितना अच्छा होता। अब भिखारी ने जब उसे ये कहते हुए सुना तो वो बोला कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरी पत्नी होने के बाद भी किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचो। आखिर में वो दोनों एक छोटे से कच्चे घर के पास पहुँचे। भिखारी पति बोला, यही तुम्हारा छोटा सा घर है, इसी में हम एक साथ रहेंगे। पर घर इतना छोटा था कि भाई 2 आदमी भी मुश्किल से रह सकते थे उसमें। उसके दरवाजे इतने छोटे थे, उसमें झुक कर के जाना पड़ता था। लड़की ये सब देख करके बहुत दुखी हो रही थी। उसने अपने भिखारी पति से पूछा, यहाँ के नौकर चाकर कहाँ हैं? अब भिखारी राजकुमारी का ये प्रश्न सुनकर बोला, कैसे नौकर चाकर? यहाँ तो सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। अब तुम उठो और चूल्हा जला करके कुछ भोजन आदि का प्रबंध करो, मुझे बड़ी भूख लग रही है। अब राजा की लड़की को क्या पता चूल्हा चौका क्या होता है। वो तो ये सब सुनकर के रोने लगी, क्योंकि उसे तो कुछ काम करना आता ही नहीं था। अब उस भिखारी को ही दोनों के लिए खाना बनाने के लिए कुछ करना पड़ा और उसने कुछ पकाया वहाँ पर। तो राजकुमारी भिखारी का बनाया हुआ जो रूखा सूखा खाना था उसे खा करके गंदे और सख्त बिस्तर पर लेट गई। अब उस बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तो महलों की रहने वाली थी और वो रह रह करके अपने को कोस रही थी कि इन सब के लिए उसका घमंड जिम्मेदार है। अब अगले दिन उसके पति ने उसे सुबह जल्दी ही उसे जगा दिया कि वो जंगल से कुछ लकड़ियां चुन करके ले आए, और राजकुमारी को लकड़ी चुनने के लिए जंगल में जाना पड़ा। इस तरह रोते धोते कुछ दिन बीत गए। घर में जो थोड़ा बहुत खाने का सामान था वो भी सब खत्म होने लगा। तब भिखारी पत्नी से बोला अपनी से कि देखो, ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ काम हल नहीं निकलेगा। हम दोनों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं भीख मांगना नहीं चाहता, क्योंकि एक राजकुमारी मेरी पत्नी है। अब हमें कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे हमें दोनों की इज्जत भी बची रहे और ज़िंदगी भी आराम से बीत सके। मैं जंगल से कुछ बांस इकट्ठा करके लाऊंगा, तुम उससे टोकरियां तैयार करना। और इतना कहकर के भिखारी जो था वो जंगल में बांस इकट्ठे करने के लिए चला गया। वापस आकर के उसने बांसों को बारीक बारीक छील करके और टोकरी बुननी शुरू कर दी, और साथ में ही राजकुमारी को भी बुनने सिखाई। पर वो जो सख्त बांस थे ना, उससे क्या हुआ कि राजकुमारी के जो हाथ कोमल थे तो उसके हाथों से खून निकलने लगा। अब राजकुमारी के जख्मी हाथों को देख करके भिखारी बोला कि ये टोकरी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम ऐसा करो, रुई से सूत काता करो, मैं तुम्हारे लिए एक रुई और चरखा ला दूंगा। अब अगले दिन भिखारी अपनी पत्नी के लिए चरखा और कुछ रुई ले आया। पर जब राजकुमारी ने सूत काटना शुरू किया तो जो उसका तकवा होता है, उस तकले से जो है उसकी जो उंगली में खून निकलने लगा।
और ये देख करके भिखारी भिखारी बोला कि देखो, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो, तुमसे शादी करके तो मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा जिसे तुम आसानी से कर सको और तुम्हारे हाथों से खून भी ना निकले। तुम ऐसा करो, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू करना चाहिए हमें, तुम्हारे लिए ये सबसे ठीक रहेगा। मैं मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा और तुम्हें बाजार में बेचकर उनको आना पड़ेगा। अब राजकुमारी ने सोचा कि अगर वो बाजार में बर्तन बेचने बैठेगी तो राज्य के लोग उसे पहचान जाएंगे और सब लोग उस पर हंसेंगे। उसने ये बात अपने पति से कही, पर उसकी एक भी उसने नहीं सुनी और अपने बनाए हुए जो मिट्टी के कुछ बर्तन दे करके उसे बेचने के लिए बाजार में भेज दिया। भूखे मरने से तो अच्छा तो बेइज्जती सहन करना था। अब शुरू के कुछ दिन तो जो है राजकुमारी के सारे बर्तन हाथों हाथ बिक गए और सुंदर बर्तनों के उसे मुंह मांगे दाम भी मिले। पर एक दिन राजकुमारी अपने बर्तन लेकर के बाजार के एक कोने में बैठ गई। तो जब वो एक कोने में बैठ गई तो एक शराबी सैनिक उधर से निकला और उसका घोड़ा उस लड़की की दुकान से टकराया और सारा सामान उसका टुकड़े टुकड़े हो गया, सारे बर्तन उसके टूट फूट हो गए। अब राजकुमारी घबरा गई और रोने लगी। वो बोली कि अब मेरा क्या होगा, मेरे पति क्या कहेंगे। वो जो है अपने घर की तरफ भागी। घर गई तो उसने पति को सब कुछ बताया। वो बोला, कौन सोच सकता था कि तुम इतनी बेवकूफ़ निकलोगी कि मिट्टी के बर्तन बाजार के कोने में लेकर के बैठोगी जहाँ से सब आते जाते हैं। पर अब रो नहीं, मैं समझ गया हूँ कि तुम इस काम के भी लायक नहीं हो। मैं पहले ही राजा के महल में गया था और वहाँ पता लगाया कि क्या उनकी रसोई में किसी नौकरानी की ज़रूरत है, तो उन्होंने तुम्हें रखने का वचन दे दिया है। तुम्हें वहाँ खाने के लिए खूब खूब अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। अब इस तरह राजकुमारी राजा की रसोई में नौकरानी बन गई। वो रसोइयों की मदद करती थी, उसे गंदे से गंदा काम करना पड़ता था। आखिर में उसे बचा हुआ जो भी खाना था वो दे दिया जाता था और उसे वो ले करके अपने लिए और अपने पति के लिए वहाँ से ले करके चली आती थी और उसी से वो काम अपना चला रहे थे। अभी उसे आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, तभी उसने सुना कि राजा का जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी तरफ से उसकी जो है शादी की जाने वाली है। तो वो भी खिड़की से बाहर झांकने लगी। सब तैयारियां थी, सभा भी पूरी चमक धमक धूमधाम से थी और वो बहुत अच्छा लग रहा था। तब वह दुखी होकर अपनी बदकिस्मती के बारे में सोच रही थी कि उसे अपने अहंकार की याद करके जो है बेहद दुख हो रहा था उसे। उसकी इसी वजह से उसे इतना गिरना पड़ा कि नौकरों ने उसे बढ़िया गोश्त दिया और उसने उसे अपनी टोकरी में रख लिया ताकि वो उसे अपने घर ले जा सके। पर जैसे ही वो बाहर निकली तभी अचानक राजा का जो पुत्र था वो मखमली और रेशमी वस्त्र पहने, गले में सोने की जंजीर डाले हुए वहाँ आया। जब उसने उस खूबसूरत महिला को दरवाजे के पास खड़ा देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ नृत्य करने के लिए उसको कहने लगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और वो डर गई क्योंकि उसने देखा कि वह नुकीली दाढ़ी वाला राजा ही था, वह प्रेमी जिससे उसने घृणा से जो है अस्वीकार कर दिया था। उसने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की परंतु वो उसे हॉल में खींच करके ले गया। उसकी जेब में जो डोरी बंधी हुई थी और उस डोरी में जो बर्तन थे वो डोरी टूट गई और सारे जो बर्तन थे वो फर्श पर गिर पड़े और सूप जो था वो इधर उधर वो सब बिखर गया। अब लोगों ने जब देखा ये तो सब हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाया और वो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। तब दरवाजे के बाहर वो कूद गई और भागना चाहती थी, लेकिन एक आदमी ने उसे सीढ़ियों पर पकड़ लिया और वापस ले आया वो। और जब उसने उसकी ओर देखा तो वो फिर से वही नुकीली ठुड्डी वाला राजा था। उसने दया से उससे कहा कि डरो मत, मैं और उस दयनीय जो झोंपड़ी थी या तुम्हारी वो जो भिखारी था, तो तुम्हारे साथ जो रहने वाला भिखारी गायक है, हम दोनों एक ही हैं। तुम्हारे प्यार के लिए मैंने ये सब कुछ किया है
और मैं ही वो शराबी सैनिक था जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये सब तुम्हारे जो घमंडी आत्मा थी ना, उसको नरम करने के लिए किया गया था। कि जिस घमंड से तुमने मेरा उपहास किया था, मेरा मजाक बनाया था, उसके लिए तुम्हें दंड देने के लिए ये सब किया मैंने। तब वो राजकुमारी फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, मैं गलत थी और मैं आपकी पत्नी होने के लायक नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा, धैर्य रखो, बुरे दिन बीत चुके हैं, अब हम अपनी शादी का जश्न मनाएंगे। तब नौकरानियाँ और पूरा दरबार जो है वहाँ पर सजाया गया और उसे बड़े शानदार कपड़े पहनाए गए। और उसके जो पिता था और उसका जो पूरा दरबार था और वो नुकीली ठुड्डी वाले राजा के साथ विवाह में उसकी खुशी में कामना करने के लिए वो भी आए, और कि उनकी जो सच्ची खुशी थी वो अभी शुरू हुई थी। देखिए, इस प्रकार से वो जो राजकुमारी थी उस राजा से विवाह करके फिर वो रानी बनी और उन बहुत अच्छे से उनकी ज़िंदगी गुजरने लगी। तो देखिए, घमंड जो होता है व्यक्ति का, वो घमंड उसको कहीं का नहीं छोड़ता। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। हमें ये इस कहानी से सीख मिलती है। ठीक है, तो देखिए, जिन भाइयों को कहानी अच्छी लगी है वो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो आपके लिए डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और मेरे साथ बोलिए राधे राधे।